नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं आज फिर से एक बार बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के फैसलों की, जो कि अभी काफी सुर्खियों में रहा है अपनी महिला जज के कारण, यानी कि पुष्पा वीरेंद्र गनेड़ीवाला के फैसले पर। आपको हमने हाल में बताया था कि 19 जनवरी को पुष्पा गनेड़ीवाला ने क्या फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि 12 साल की नाबालिग लड़की को अगर बिना वस्त्र उतारे अगर उस लड़की का कोई स्तन छूता है या ब्रेस्ट छूता है तो वो यौन उत्पीड़न नहीं समझा जाएगा। गनेड़ीवाला ने यह कहा था कि महज छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाता है। इस फैसले की काफी आलोचना हुई और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक भी लगा दी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना था कि एक बहुत ही खतरनाक निष्कर्ष है और जिससे कि जो भविष्य में जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भी काफी बाधा आएगी। अब आपको बता दें कि इसको लेकर काफी जजों ने, वकीलों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी ने आलोचना की इस बात को लेकर कि इतने साल लग जाते हैं आपको लॉ रिफॉर्म्स लेकर आने में, लेकिन कुछ ऐसे फैसले इस पूरे लॉ रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं पीछे पहुंचा देते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी जिससे बच्चों से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उन सारी नीतियों को बनाने का काम एनसीपीसीआर करता है। और एनसीपीसीआर ने भी इस पुष्पा गनेड़ीवाला के फैसले की काफी आलोचना की है। आइए सुनते हैं एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन है प्रियंक कानूंगो, उन्होंने क्या कहा है। कमीशन ने भी जब इन फैसलों का अध्ययन किया तो हमको उनमें से कुछ एक मामलों में ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात को माननीय उच्च न्यायालय के सामने ठीक तरीके से नहीं रखा और बच्चों को एक न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें एक तरीके का संतुष्टि प्रद न्याय ना मिला हो, ऐसी संभावना है। इसलिए आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को महाराष्ट्र सरकार के पहले भी लिखा है कि वो इसमें रिव्यू पिटीशन लगाए। और भारत की न्यायिक व्यवस्था बड़ी ही सुदृढ़ है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, ऐसा हम सभी का मानना है। In IPC, the intention is more important, and here a person who is groping a minor, whether inside the skin or from outside the clothes, the intention has to be sexual offense, and I think it is very absurd, and we are, NCW is going to Supreme Court. We are approaching Supreme Court. We have already talked to the advocate concerned who is going to represent NCW. Most probably on Monday we will be going to the Supreme Court on this. इतने साल तक औरतों की संस्थाओं ने, एडवा ने ये लड़ाई करी कि जो लड़की की जो फीलिंग्स हैं, जो विक्टिम पे ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए सीरियसनेस जो एक ऑफेंस का होता है वो पहचानना चाहिए। बट जस्टिस गनेड़ीवाला की रीजनिंग से तो यही लगता है कि विक्टिम की पर्सपेक्टिव से तो इस केस को बिल्कुल नहीं देखा गया है। और इसको जो हमें लगता है कि क्योंकि लाइट सेंटेंस सेक्शन 354 आईपीसी में था तो इसीलिए सिर्फ उसके अंदर कन्विक्ट करा है। लेकिन जब पुष्पा गनेड़ीवाला की कॉम्पिटेंस की बात आती है तो एक और उनका एक ऐसा ही फैसला आपको फिर से चौंकाता है। और इस फैसले के बारे में आपको बताती हूं, जिसमें कि हाल में उन्होंने एक बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया था और उनका ऑर्डर अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक ही व्यक्ति किसी महिला का कपड़ा उतारेगा, उसका मुंह दबाएगा और फिर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करेगा। जी हाँ, ये वर्डिंग्स हैं उनके ऑर्डर की। और
उन्होंने इस केस के सिलसिले में कहा है कि मेडिकल एविडेंस भी इस केस में नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। 26 साल का आरोपी है जिसका नाम है सूरज कसारकर, जो कि यावतमाल का रहने वाला था और जुलाई 2013 में एक 15 साल की पीड़िता थी जिसने कि ये आरोप लगाया है, जिसकी मां ने कंप्लेन की थी और उसने आरोप लगाया कि रात को 9:30 बजे उसने अंदर घुसकर और जबरन उसके साथ बलात्कार किया है। लेकिन जो जस्टिस गनेड़ीवाला का जो ऑर्डर है वो अपने आप में चौंकाने वाला क्यों है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो पीड़िता का बयान है वो कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर करता है, यानी कि बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगता है। सिर्फ उनकी जो टेस्टिमनी है वो पूरा एविडेंस नहीं करती क्रिएट, और जहां तक उनकी टेस्टिमनी, जहां तक कि उसके पीड़िता के बयान का सवाल है, तो जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, टेस्टिमनी इज नॉट ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी, यानी कि जिस क्वालिटी की जो टेस्टिमनी होनी चाहिए, जिस भरोसे को इवोक करना चाहिए, वो भरोसा ये जो टेस्टिमनी है पीड़िता की वो नहीं करती है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो विक्टिम का बयान है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, क्योंकि उसमें ये भी आरोप लग रहा है कि शायद ये कंसेंसुअल रिलेशनशिप थी, आपस में उन्होंने रजामंदगी से फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश की, और अब वो जो पीड़िता है अब वो उस पर बलात्कार के चार्जेस को लगा रही है। तो अब इस मामले में इस आरोपी को इसी ऑर्डर के तहत बरी कर दिया गया है, यानी कि उस पर जो 376 धारा 376 यानी कि रेप का जो आरोप लग रहा था उससे उसको बरी कर दिया है। और ये ऑर्डर इसी बात को कहता है कि द टेस्टिमनी डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचुरल कॉन्डक्ट। उन्होंने कहा है कि अगर जबरन ऐसी कोई बात होती तो स्कफल होती, लेकिन मेडिकल एविडेंस अगर आप देखें तो मेडिकल रिपोर्ट्स कोई जबरन या जोर जबरदस्ती का कोई प्रमाण नहीं देती हैं। तो अगर एक महिला जज इस तरीके का आरोप लगाती है और ये कहती है कि इसे कल्पना करना मुश्किल है कि कैसे एक आदमी जबरन किसी के कपड़े उतार सकता है, खुद के कपड़े उतारेगा और फिर मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार करेगा, तो बलात्कार के केसेस में नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन एक महिला जज का इस बात को कहना अपने आप में हैरान करने वाला है, और बार बार इसलिए जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि बहुत ही असंवेदनशील है। और एक नहीं बल्कि अब ये 3 ऐसे केसेस सामने आ गए हैं जिसमें कि आपने देखा कि पहले में जो 19 जनवरी का ऑर्डर था वो 12 साल की एक बच्ची का था, उसके बाद जो उन्होंने दूसरा फैसला सुनाया वो 5 साल की एक बच्ची का था। इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कि 15 साल की एक बच्ची है। तो यानी कि जो बच्चियों के साथ जिस तरीके का यौन उत्पीड़न या बलात्कार के जो मामले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें कन्विक्शन रेट कितना लो है, यानी कि जो सजा सुनाई जा रही है और जो सजा सुनाने का जो रेट है, जो अदालतों का कन्विक्शन रेट है, वो इसमें कितना कम है। कई लोग पुष्पा गनेड़ीवाला की कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पुष्पा गनेड़ीवाला ने बहुत सराहनीय फैसले भी पिछले साल दिए थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर सितंबर 2020 में उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये कहा कि आप एक्स्ट्रा स्टाफ को तैनात करिए ताकि जो कोविड की महामारी है उससे ठीक से टैकल किया जाए। फिर जेई के एग्जाम में उन्होंने एक याचिका आई थी उसको पोस्टपोन करने के लिए, तो उस याचिका को भी उन्होंने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ये एग्जाम जरूरी है बच्चों के लिए। उसके बाद एक और केस ऐसा सामने आया है जिसमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, जिसमें कि एक सरकारी अस्पताल में उसके ट्रीटमेंट को मना कर दिया गया था क्योंकि उसके साथ कोविड हो गया था। तो पुष्पा गनेड़ीवाला ने यह फैसला सुनाया था कि इसमें सरकारी अस्पताल को इस महिला के हेल्प करनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट ठीक से करना चाहिए। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पुष्पा गनेड़ीवाला एक सेंसिटिव जज है। अगर आप उनका प्रोफाइल देखिए तो वो एक मेरिटोरियस जज मानी जाती हैं। और अगर मैं मेरिटोरियस बोल रही हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर उनकी आप डिग्रीज देखें तो बीकॉम, एलएलबी और एलएलएम में उनको गोल्ड मेडल मिला है। नेट सेट का जो एग्जाम था यानी कि एनईटी एसईटी का जो एग्जाम है उसमें पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर हुआ था 2007 में, और फिर फरवरी 2019 में उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। तो जो लोग इनकी कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उस चीज की बात करना या उस लाइन पर आलोचना करना शायद गलत होगा एक महिला जज के लिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी संवेदनशीलता के साथ अगर पिछले साल इन्होंने इतने केसेस सुने, तो पॉक्सो के केसेस में जहां पर बच्चों के राइट्स की बात की जाती है, बच्चों की सुरक्षा की बात की जाती है, तो क्या कारण है कि इतनी असंवेदनशीलता दिखाई है जस्टिस पुष्पा गनेड़ीवाला ने? ये एक बड़ा सवाल है। आपको हैरानी होगी कि पुष्पा गनेड़ीवाला का ये सिर्फ इकलौता एक ऐसा कंट्रोवर्शियल फैसला नहीं था।
कुछ 2 फैसले और सामने आए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पुष्पा गनेड़ीवाला ने कितनी इनसेंसिटिविटी के साथ 2 फैसले और सुनाए हैं। ये जो फैसला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये 19 जनवरी का था। अब आपको बताती हूँ 15 जनवरी का भी एक उनका फैसला आया है, जो कि पॉक्सो से ही रिलेटेड था, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का ही मामला सामने आया था। इस ऑर्डर में पुष्पा गनेड़ीवाला ने क्या कहा है कि अगर किसी नाबालिग लड़की का हाथ कोई आरोपी पकड़ता है और अगर उस समय उस आरोपी के पैंट की जिप अगर खुली होती है, तो इसे आप यौन उत्पीड़न का मामला नहीं समझेंगे, यानी कि ये पॉक्सो के तहत नहीं आता है। अब ये मामला था 50 साल के एक आरोपी का, जिसने कि 5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसकी मां ने इस कंप्लेंट को रजिस्टर किया। उसके बाद जब ये मामला सेशंस कोर्ट में आया, तो पॉक्सो की धारा 9 यानी कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के तहत इसे सजा सुनाई गई, जिसमें कि इसे 5 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना किया गया। फिर इस आरोपी ने इसको नागपुर बेंच में इसको अपील की और अपील में उसी ऑर्डर को एक बार फिर से पुष्पा गनेड़ीवाला ने कहा कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट इसमें स्टैब्लिश नहीं होता है, इसमें जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका पेनिट्रेशन नहीं होता है, जो त्वचा से त्वचा स्किन टू स्किन कनेक्ट वाली बात जो उन्होंने 19 जनवरी के फैसले में कही थी, तो कुछ उन्हीं बातों को इसमें दोहराया है और इसलिए ये जो मामला है वो सेक्सुअल असॉल्ट के तहत नहीं आता है। तो यानी कि अब जो ये फैसला आया है, इसमें जो सेक्शन 8 और 10 है उससे उसको बरी कर दिया गया है, यानी कि ये सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की जो धाराएं हैं वो इस आरोपी पर नहीं लगेंगी। और आईपीसी की धारा 354 यानी कि शील भंग का मामला और सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला जो सेक्शन 12 का है पॉक्सो के तहत, उसमें अब ये केस दर्ज हुआ है, जिसमें कि उसकी सजा कम भी हो गई है। तो आज सवाल ये उठता है कि जितने भी यौन उत्पीड़न के मामले हैं, क्या उनकी परिभाषा अलग अलग तरीके के यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं, जैसा कि 19 जनवरी के आपने केस में देखा, अभी 15 जनवरी का ये एक कोई दूसरा मामला है। तो अलग अलग तरीके के जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं, क्या इन सारे यौन उत्पीड़न मामलों की जो परिभाषा है वो क्या एक ही परिभाषा में उसको फिट की जाएगी और जितने भी क्या आरोपी हैं उनको आप एक हल्की फुल्की सजा सुना देंगे और वो बरी हो जाएंगे? तो आज इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं, ऐसा लगता है कि जो पॉक्सो की कोर्ट्स हैं उसमें जो जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, वो बहुत संवेदनशीलता के साथ इन केसेस को न लड़ते हैं न अपना पक्ष रखते हैं। और जो जजेस हैं, जैसे कि इस केस में पुष्पा गनेड़ीवाला की इसमें काफी आलोचना हुई है कि उन्होंने कितनी इनसेंसिटिविटी के साथ इस ऑर्डर को सुनाया है। तो अगर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, तो बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, वो बोलने में हिचकिचाते हैं। उसके बाद जो पुलिस उनसे उल्टे सीधे जब सवाल करती है, तो उसके बाद वो बिल्कुल विड्रॉ कर जाते हैं, कई केसेस में वो बोलना ही नहीं चाहते। तो आज सवाल ये उठता है कि जो बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उनमें न्याय कैसे मिलेगा, और न्याय की पीठ पर जो बैठने वाले लोग हैं, जैसे कि ये जज, जो महिला जज हैं, अगर ये इस तरीके के फैसले सुनाएंगी तो इसकी आलोचना न की जाए तो और क्या किया जाए। अब अगर एनसीआरबी के डेटा की बात करें, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो लेटेस्ट डेटा है वो ये कहता है कि पॉक्सो के तहत जितने भी केसेस हैं अभी तक वो कितने रिकॉर्ड हुए हैं, 39,827 केसेस हैं, जो कि 18% ज्यादा है बाकी सालों से। लेकिन जो कन्विक्शन रेट है इट इज एज लो एज 28%, यानी कि 28% केसेस में भी कन्विक्शन मुश्किल से मुश्किल हो पाता है। अब आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टडी की जा रही है, जो कि सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी की ये स्टडी है, जो कि ये कहती है कि नॉर्मली ये कन्विक्शन रेट्स लो क्यों होते हैं, कम क्यों है ये कन्विक्शन रेट्स, क्योंकि बच्चों से जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, खासकर जो पुलिस है वो पूछती है सवाल कब, कैसे, क्यों, कहाँ, तो ये जो व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के संदर्भ में पूछना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे विड्रॉ कर जाते हैं। उसके बाद जो पुलिस जो रिक्वायर करती है, जिस एम्पैथी की, जिस संवेदनशीलता की, वो पुलिस में नजर नहीं आती, और ज्यादातर केसेस में अगर बच्चे नहीं बोलते हैं तो पुलिस ये समझ जाती है कि ये केसेस झूठे हैं, ये फॉल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरी जो एक कमी बताई जा रही है इसी स्टडी के अकॉर्डिंग कि जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स हैं वो जो चाइल्ड अब्यूज के जो केसेस होते हैं उनको पुरजोर तरीके से लड़ते ही नहीं है, और
इस वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत लो है। यानी कि जो पॉक्सो का जो पूरा एक्ट है जो 2012 में बनाया गया था कि जिसमें कि जो बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होते हैं, जो बलात्कार के मामले होते हैं, उसमें उन बच्चों को न्याय मिल सके, उनकी सुरक्षा को ठीक से देखा जा सके। तो आज वो जो पूरा पर्पस है ऐसा लगता है कि वो डिफीट हो गया है। तो आज जो बड़े सवाल इस समय खड़े हैं, खासकर इस संदर्भ में जिस तरीके से जो नागपुर बेंच ने जो फैसले सुनाए हैं, तो क्या आज पॉक्सो का जो कानून है उसमें फेरबदल करने की जरूरत है? और उससे भी जो ज्यादा बड़े सवाल है वो मैं अब आपके लिए एक एक करके सामने रखती हूँ। सेक्सुअल असॉल्ट की जो परिभाषा है, यानी कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा अब क्या बदलने की जरूरत है? क्योंकि उस परिभाषा को लेकर, उसके जो टेक्निकल डेफिनेशन को लेकर पुष्पा गनेड़ीवाला ने अपने फैसले सुनाए, तो क्या उस परिभाषा को बदलने की जरूरत है? और सेक्सुअल असॉल्ट की गाइडलाइंस क्या है? क्या इन गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट निकालेगी ताकि जजेस, लॉयर्स, पुलिस वालों को किसी भी बात पर शंका ना हो कि ये मामला यौन उत्पीड़न का है, चाहे वो स्तन छूने का मामला हो, चाहे फिर एक जो दूसरा केस आया कि किस तरीके से एक आरोपी ने अपने पैंट की जिप खोल दी और फिर उस लड़की का हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो यौन उत्पीड़न के जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या उसकी परिभाषा में बदलने की जरूरत है? और क्या इस काम को सुप्रीम कोर्ट करेगा? क्योंकि ऑलरेडी पॉक्सो का एक कोर्ट केस जो था, जो स्किन टू स्किन कनेक्ट वाला जो केस था, वो अब इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और जो दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से संवेदनशीलता दिखाएं पुलिस वाले, जजेस, लॉयर्स, पुरजोर तरीके से किस तरीके से इन केसेस को लड़ा जाए। अब आपको एक बात और बताते हैं कि आज ही एक और अजीब सा केस सामने आया है, वो भी पॉक्सो के तहत। तो वे बिल्कुल दो कॉन्ट्रास्टिंग केसेस हैं। एक जस्टिस गनेड़ीवाला का केस है जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, और एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव केस सामने आया है जो मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा है कि पॉक्सो में मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जो पॉक्सो का उद्देश्य था वो ये नहीं था कि जो अगर टीनेजर्स में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो उसको आप पॉक्सो के तहत लेकर आए। तो इस बात को उन्होंने कहा है, और साथ में ये भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पॉक्सो के कानून को बदला जाए। तो हर कानून की एक यात्रा होती है, कानून को बनाया जाता है, उसको कुछ लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रिंजेंट है, ड्रैकोनियन है, और जिस तरीके से उसका मिसयूज शुरू होता है फिर उस तरीके से अमेंडमेंट भी लाए जाते हैं। तो अगर पॉक्सो का कानून अगर आप देखें तो स्ट्रिंजेंट है, उसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, जैसे कि 10 साल की सजा इसमें सुनाई जाती है, 10 से 20 साल की सजा होती है। लेकिन क्या उसमें अब अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है? शायद अब पॉक्सो की बारी आ चुकी है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। चलते चलते आपके सामने आपके लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।